आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए एक नई वीडियो सीरीज़ हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो सीरीज़ आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड होगी और इसमें हम सबसे पहला जो वीडियो बना रहे हैं वो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मींस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जरा आपके साइड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए ज़रा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशंस फॉलो द ऑर्डर। तो देखिए, इसमें इसने पूछा हुआ है कि डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए, वेरियस ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका क्या ऑर्डर होगा। तो इसमें आपने देखा है, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने पढ़ा है, एक डायग्राम हम फिगर बनाते हैं वहाँ पर। तो इस फिगर को अगर आप देखें, इसमें सबसे पहले सबसे नीचे आप सिग्मा बॉन्डिंग, इसके बाद पाई बॉन्डिंग, इसके बाद नॉन बॉन्डिंग, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर था, आपने पढ़ा था वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नॉन बॉन्डिंग के बाद आपका पाई एंटी बॉन्डिंग आ जाता है और सबसे लास्ट में जो होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है। मीन्स क्या है कि सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे कम होती है जबकि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब आप यहाँ पर अगर आप सिग्मा टू सिग्मा स्टार तक ट्रांजिट करते हो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और वो एक्साइट होकर सिग्मा स्टार में जाता है, तो देखिए इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इजीली। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद देखिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो भी सिग्मा स्टार तक जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आपका पाई टू पाई स्टार है, इसके बाद आपका एन टू पाई स्टार है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर आपका एक लोअर लेवल से जो आपका मैक्सिमम हायर लेवल है वहाँ तक जा रहा है, तो उसके लिए इसे लोअर से हायर तक जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आपका एन भी हायर तक जा रहा है तो इसे भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आपका जो पाई है वो आपका देखिए हायर से नीचे वाला जो लेवल है उस पर जा रहा है, तो इसे इनके कंपेरिजन में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आपका एन जो है पाई स्टार में जा रहा है उसी लेवल में, यानी कि अपने अपर लेवल पर जा रहा है, तो इसे एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी। तो यहाँ से आपका सीधा सा ऑर्डर निकल जाता है कि आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद एन टू सिग्मा स्टार के लिए, इसके बाद आपका इससे कम होगी। फिर इसके बाद आपका पाई टू पाई स्टार के लिए इससे भी कम होगी और एन टू पाई स्टार के लिए सबसे कम होगी। तो ज़रा देखिए ये ऑर्डर आपका कहाँ है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही आप देख लीजिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद एन टू सिग्मा स्टार है, इसके बाद पाई टू पाई स्टार है, इसके बाद एन टू पाई स्टार है। इस मीन्स क्या है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए सेकंड पर बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जरा पढ़िए। इसमें दिया हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शिफ्ट्स द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन, यूवी एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, इसने कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो यूवी एब्जॉर्प्शन को कहाँ शिफ्ट करेगी। ऑप्शन दिए हुए हैं कि शॉर्टर फ्रीक्वेंसी यानी कम फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करेगी। सेकंड ऑप्शन है कि ज़्यादा वेवलेंथ पर कम वेवलेंथ पर शिफ्ट करेगी, मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स कम वेवलेंथ पर शिफ्ट करेगी। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रिमेन अनचेंज, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और डी है कि नन ऑफ दिस। देखिए, अगर आपका किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मीन्स क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। भाई से ट्रांजिट कराना है आपको, अगर वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसे ट्रांजिट कराने के लिए, एक्साइट कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं इसमें रिलेशन आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। और आप फ्रीक्वेंसी को एनर्जी जानते हैं, एनर्जी इक्वल टू किसकी होती है आपकी एच न्यू के, और न्यू इक्वल टू किसके हो गया सी अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ पर जानते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने पर फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन कोफिशिएंट इंक्रीज विथ। अब आपने देखा होगा एप्सिलॉन जो होता है, इसे बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये जो इसे मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और तो जो एप्सिलॉन होता है वो बताता है कि कितना एब्जॉर्प्शन वहाँ पर हुआ है। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ने के क्या रीज़न होते हैं। देखिए, इसमें आपका फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन। तो सही है, अगर कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी इंक्रीज करेगा।
इसके बाद सेकंड दिया हुआ है एडिशन ऑफ क्रोमोफोर। देखिए जो क्रोमोफोर होते हैं एक कलर देने वाले ग्रुप होते हैं, यानी कंपाउंड को कलर करने वाले ग्रुप होते हैं। और आज जैसे कि आप जानते हो कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, और कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा तब होती है जब उसकी एब्जॉर्प्शन वहाँ पर ज़्यादा हो। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। एडिशन ऑफ क्रोमोफोर भी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करेगा, यानी कि मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को इंक्रीज़ करेगा, और कॉन्जुगेशन भी मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें जो आपका सी आंसर है, देखिए इसमें दिया है बोथ ऑफ दीज, इसका मतलब है कि आपका सी जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑक्सोक्रोम इज़ वन विच इज़, इसने पूछा एक ऑक्सोक्रोम क्या है। देखिए आपने दो कंसेप्ट वहाँ पर पढ़े थे, आपने क्रोमोफोर कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। क्रोमोफोर कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कंपाउंड में कलर डोनेट करता हो तो उसे क्रोमोफोर कहते हैं। और ऐसी एक ग्रुप होता है ऑक्सोक्रोम। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, मीन्स क्या है, जैसे कि आप जानते हो कलर की इंटेंसिटी वी से आर की तरफ इंक्रीज होती है, वी वॉयलेट है और आर जो है रेड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप क्रोमोफोर में ऑक्सोक्रोम ग्रुप भी वहाँ पर जुड़ा हो क्रोमोफोर के साथ साथ, तो वो कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है उसे वी से आर की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ये हम कह सकते हैं ये कलर तो खुद नहीं देते लेकिन कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो इन्हें कलर एनहांसिंग ग्रुप कहा जाता है, मीन्स कलर को बढ़ावा देने वाले ग्रुप ये कहे जाते हैं। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन में कलर एनहांसिंग ग्रुप दिया हुआ है। अब जरा देखिए सेकंड दिया हुआ है इसने, एक ग्रुप और एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई सही बात है, ये कॉन्जुगेशन को कैसे बढ़ाएंगे, कॉन्जुगेशन को बढ़ाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जरा इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिया हुआ है एन नोट, नाइट्रोबेंजीन आपने लिया हुआ है, और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर एक OH ग्रुप लिया हुआ है। अब देखिए इसमें इसके पास क्या है, लोन पेयर हैं। तो आपकी सीधी सी पहचान करने की बात है, प्लस आर ग्रुप है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग में, ये आपका माइनस आर ग्रुप है क्योंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वे आपके होते हैं क्रोमोफोर ग्रुप, और जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं आपके ऑक्सोक्रोम ग्रुप। तो ये डोनेट कर रहा है तो ये आपका ऑक्सोक्रोम ग्रुप हुआ, और ये विड्रॉ कर रहा है आपका क्रोमोफोर ग्रुप हुआ। तो ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा क्योंकि इसने कॉन्जुगेशन को बढ़ा दिया। अब तो सेकंड ऑप्शन है, देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया ग्रुप और एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सही बात है भाई, कोई ग्रुप हो सकता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वही डोनेट करेगा। तो ये यानी कि सेकंड 20 का सही आंसर होगा। फिर थर्ड दिया हुआ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर देता है। अब जरा देखिए पहले तो नाइट्रोबेंजीन जो है केवल बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में था, लेकिन अब जो है OH के साथ भी वो कॉन्जुगेशन में हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेशन आपका क्या हो गया, इस OH ग्रुप के कारण या ऑक्सोक्रोम ग्रुप के कारण कॉन्जुगेशन भी एक्सटेंड हो गया। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट है, इसलिए आपका डी जो होगा ऑल ऑफ दीज वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इन ए कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड में पूछा है इसने, एल्डिहाइड कीटोन में फर्स्ट दिया हुआ है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन इज लेस इंटेंस, यानी कि इसकी इंटेंसिटी जो होगी N2 पाई स्टार की वो कम होगी। देखिए क्रोम आपका कार्बोनिल क्या होता है, कार्बोनिल होता है C डबल बॉन्ड O। आप जानते हैं यहाँ पर आपका कौन सा ट्रांजिशन होगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर N2 किस में जाएगा, पाई स्टार में, क्योंकि पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका कॉन्जुगेशन होगा कौन सा होगा, N2 पाई स्टार होगा। तो इसने कहा कि N2 पाई स्टार जो होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। चलिए सेकंड ऑप्शन दिया है पाई टू पाई स्टार होगा और ट्रांजिशन और उसकी इंटेंसिटी कम होगी। फिर सी दिया हुआ है ट्रांजिशन जो होगा N2 पाई स्टार वो ज़्यादा इंटेंस होगा। तो इसमें आपका होता है N2 होगा तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ही, तो मीन्स आपका या तो ए आपका सही होना चाहिए क्योंकि इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है, या आपका फिर सी सही होना चाहिए क्योंकि उसमें भी N2 पाई स्टार है। बट दोनों में एक डिफरेंस है, जो आपका ए है उसमें दिया हुआ है लेस इंटेंस और जो सी दिया है इसमें दिया है मोर इंटेंस। अब जरा देखिए अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो मीन्स क्या है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और वहाँ पर कलर फॉर्मेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि अगर आपने लैब में एल्डिहाइड कीटोन देखा होगा तो आपने देखा होगा एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं कलरलेस होते हैं। अगर इनकी इंटेंसिटी यानी कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती तो आपका एल्डिहाइड कीटोन भी कलर्ड होता, बट वो कलर्ड नहीं होता। मीन्स क्या है कि उसकी इंटेंसिटी कम होती है। देखिए हम बेसिक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आप इन्हें आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कलरलेस होते हैं, तो क्या होगा कि उनकी इंटेंसिटी कम रही होगी, सीधी सी बात है। तो जैसे कि आपका नाइट्रो ग्रुप है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर पर। नाइट्रो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन इज लेस इंटेंस, तो ये राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका जो है ये है
इन ए कॉन्जुगेटेड डाइन द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अकर्स एट लॉन्गर वेवलेंथ। देखिए कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होती है? कॉन्जुगेटेड डाइन वे डाइन होती है जिनमें सिंगल और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो अल्टरनेट मेथड में होते हैं, मीन्स डबल सिंगल फिर डबल, इस तरह से अल्टरनेट मेथड में होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है कॉन्जुगेशन में ये रहती है डाइन, तो कॉन्जुगेशन में होने का मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी, डाइन की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है वहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो अगर इस डाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो मान लीजिए इसकी एनर्जी क्या होगी भाई, इसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो आप जानते हो एनर्जी कम होगी, तो इसकी एनर्जी कम होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो ज़रा देखिए, तो इसने कहा है कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा वो अकर्स एट लॉन्गर वेवलेंथ, तो लॉन्गर वेवलेंथ पर मिलेगा तो सही है, हमें समझ लिया, क्योंकि सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन होगा तो एनर्जी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी। चलिए, तो इसने इसका रीज़न दिया है, द रीजन दैट एज द कॉन्जुगेशन एक्सटेंड। इसने कहा कि रीजन क्या है इसकी, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा द डिस्टेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, तो होमो और ल्यूमो के बीच जो डिस्टेंस है, अब ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वो डिक्रीज होगी, सेकंड है वो इंक्रीज होगी, थर्ड है कि फर्स्ट पहले इंक्रीज होगी एंड देन डिक्रीज, और डी है इसमें नॉट सर्टेन, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। तो ज़रा इसमें देखिए कैसे आप पहचानोगे। देखिए जो होमो होता है ये आप थोड़ा जब फर्दर पढ़ते हो आगे, होमो ल्यूमो इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं हायर लेवल पर या एमएससी लेवल पर जब आप पढ़ते हो तो उन्हें जब पहचानेंगे आप क्या होते हैं होमो और ल्यूमो। देखिए मैं आपको थोड़ा बेसिक थोड़ा समझने लायक बता दे रहा हूँ। तो होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मीन्स है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसे कहते हैं नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे, तो उसे कहते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, मतलब जिसमें कुछ नहीं है, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपका जो एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो हमेशा होमो से ल्यूमो में होता है, क्योंकि होमो में इलेक्ट्रॉन है और ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब आप रेडिएशन डालोगे, यूवी रेडिएशन डालोगे, तो इलेक्ट्रॉन होमो से एक्साइट होकर ल्यूमो में चला जाता है। अब इसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, तो कॉन्जुगेशन कब बढ़ेगा? जब डिस्टेंस जो होगी होमो और ल्यूमो की डिस्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी। आप कैसे से पहचानेंगे? देखिए कॉन्जुगेशन जब बढ़ेगा, मान लीजिए ये दो लेवल हैं, ये आपका हो गया होमो और ये आपका हो गया ल्यूमो। अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स क्या है कि दोनों का गैप जो है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है होमो में, उसे यहाँ तक जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कि वो लॉन्गर वेवलेंथ पर मिलेगा। अब लॉन्गर वेवलेंथ पर वो तभी मिल सकता है जब इसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो वेवलेंथ आपकी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो यही है कि बिटवीन होमो और ल्यूमो जो डिस्टेंस होगी वो डिक्रीज होगी। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें दिया पहला फर्स्ट ऑप्शन है कि फंक्शनल ग्रुप, सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंडेड ऑफ कॉन्जुगेशन, थर्ड है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो चलो देखिए इसमें आप अगर सोचोगे आप ऑप्शन, तो आप सेकंड ऑप्शन पर जाओगे एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। बट होता क्या है, जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हर तरह, आप जैसे कि आप देखते हो अगर कार्बोनिल ग्रुप है भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इसके कॉन्जुगेशन को भी N2 पाई स्टार कॉन्जुगेशन को भी डिटेक्ट करती है, और ये भी बताती है इसकी इंटेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर आपका नाइट्रो ग्रुप है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये भी बता रही है। तो मीन्स क्या, ये फंक्शनल ग्रुप को भी डिटेक्ट कर रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मेनली फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को पूरी तरह से पहचानने के लिए यूज़ की जाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, वो होती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन आप UV स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर कंफर्म करना हो तो वो आप IR से ही करोगे। तो इसमें आपकी देखिए जब बात आती है तो आपका इसमें ये भी राइट ऑप्शन होगा कि फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी राइट है। तो एक्सटेंड ऑफ कॉन्जुगेशन भी, कॉन्जुगेशन तो बढ़ता ही है, ये भी सही है आपका, ठीक है। एक्सटेंडेड मतलब कॉन्जुगेशन बढ़ा है, उसकी पहचान भी ये कर लेगा। जियोमेट्रिकल आइसोमर, सिस और ट्रांस आइसोमर को भी ये पहचान सकता है आसानी से। तो इसमें जो आपका डी है ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर होगा, यानी कि 9 जो आपका ये क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू कोज। इसने कहा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का क्या इफेक्ट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड पर और वो क्या कोज करेगा, ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा। तो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें बॉन्ड वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल, यानी कि जब आप यूवी रेडिएशन ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डालते हो तो फर्स्ट में दिया है कि वहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। सेकंड दिया हुआ है रोटेशन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में रोटेशन हो जाता है। थर्ड दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए आप जानते हैं कि बॉन्ड वाइब्रेशन जो होता है वो IR रेडिएशन के द्वारा हो जाता है, यानी कि जब आप किसी मॉलिक्यूल पर IR रेडिएशन डालते हो तो वहाँ पर बॉन्ड में वाइब्रेशन होने लगते हैं। जब आप माइक्रोवेव रेडिएशन डालते हो तब वहाँ पर रोटेशन होने लगते हैं। लेकिन जब आप यूवी विजिबल रेडिएशन आप किसी मॉलिक्यूल पर डालते हो तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, ये आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो C होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है इसमें राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया व्हेन फ्यू, ये फ्यू है, इसने FLEW फ्लू लिख दिया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, मिस्टेक है यहाँ पर। तो ये फ्यू होगा, ठीक है, FEW। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड इज़ एडिड टू एराइलेमिन। इसने कहा कि जब हम एक एसिड की कुछ ड्रॉप एराइलेमिन में डालते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन अकर्स एट लोअर वेवलेंथ, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो लोअर वेवलेंथ पर हमें मिलता है। तो इसका क्या रीज़न है, तो ज़रा देखिए, आप समझ लीजिए। एराइल मीन्स होता है एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक ग्रुप है और एमीन का मीन्स क्या होगा कि NH2 ग्रुप वहाँ पर होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं बेंजीन के साथ अगर एमिनो ग्रुप जुड़ा है तो वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में होगा। अब यहाँ पर N2 पाई स्टार कॉन्जुगेशन में होगा। तो N2 पाई स्टार कॉन्जुगेशन है तो आप जानते हैं कि N2 पाई स्टार कॉन्जुगेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मीन्स क्या है, यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि N2 पाई स्टार कॉन्जुगेशन वहाँ पर है। तो इसने हमें कहा कि उसमें अगर आप कुछ ड्रॉप एसिड भी डाल दो, हमने भाई एसिड डाल दिया, कुछ हमने HCl डाल दिया, तो एसिड डालने पर जो हमें एब्जॉर्प्शन है वो कम वेवलेंथ पर मिलता है। तो हम एब्जॉर्ब देखिए एसिड क्या करेगा, ये आपका जो एराइल एमीन है, एमीन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब आप उसमें एसिड मिलाओगे तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड को डोनेट कर देगा H पॉजिटिव को। तो ये NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव मीन्स क्या है, जो एसिड बेस हैं, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो दोनों मिलकर के साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जब साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जो कॉन्जुगेशन है, देखिए लोन पेयर तो नहीं है अब, तो कॉन्जुगेशन तो नहीं हुआ, तो केवल कॉन्जुगेशन आपका रिंग में है। तो यहाँ पर N2 पाई स्टार जो कॉन्जुगेशन है वो आपका डेस्ट्रॉय हो गया। तो जब वो डेस्ट्रॉय हो गया तो अब इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से क्या होगा कि आपका एब्जॉर्प्शन जो है इस मॉलिक्यूल का वो लोअर वेवलेंथ पर मिलेगा। तो ज़रा ऑप्शन देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। सेकंड है रिडक्शन इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में कमी हो जाती है, कॉन्जुगेशन कम हो जाता है। तो देखिए यही सही आंसर है भाई। कॉन्जुगेशन क्या हुआ, पहले तो आपका N2 पाई स्टार लोन पेयर कॉन्जुगेशन में था, लेकिन अब आपका देखिए लोन पेयर नहीं है, तो कॉन्जुगेशन केवल रिंग में रह गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन में कमी हो गई। तो इसका जो B है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। थैंक यू।